उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने एक आदेश निकाला है। मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से आदेश जारी हुआ कि भाई राज्य में जो भी सरकारी कर्मचारी 50 वर्ष या उससे अधिक की आयु के हैं, उनके कार्यक्षमता का परिणाम, कार्य में परिणाम देने की क्षमता का, काम में मन लगने की क्षमता का, इन सब का मुआयना करिए, जांच करिए, पड़ताल करिए और फिर लिस्ट बनाइए और देखिए जो लोग इस ढंग के हों, अक्षम हों, काम नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, उन लोगों को लिस्ट में शामिल करिए, उनका नाम और उनको विदा करिए। सरल भाषा में कुल लब्बो-लुबाब ये है उस सरकारी चिट्ठी का। ठीक है, सरकार कर्मचारियों की नियोक्ता होती है और नियोक्ता को ये अधिकार हासिल है कि वो अपने एम्प्लॉइज का मूल्यांकन करती रहे समय समय पर। तो उत्तर प्रदेश में भी कोई दिक्कत नहीं, करना चाहिए। यहां तक एक बात, अब कुछ सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि कार्य क्षमता नापने के जो भी पैमाने हों, उन सारे मानकों को इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले सार्वजनिक कर दिया जाना चाहिए कि ग्रुप ए बी सी डी इस स्तर के कर्मचारी, इस ग्रुप स्तर के कर्मचारी की कार्य क्षमता नापने के लिए ये नपना इस्तेमाल होगा, इसकी ये, ताकि अधिकारियों के विशेषाधिकार सीमित हो जाएं और पारदर्शिता 100% हो। अगर हमने अधिकारी ने कहा कि भाई ये लेखपाल ठीक नहीं, ये पटवारी ठीक नहीं, ये कप्तान ने कहा ये सिपाही ठीक नहीं, तो उसका जो पैमाना है ना वो सार्वजनिक होना चाहिए ताकि कोई भी समझ सके कि हाँ भाई ये बेंचमार्क था, इस पर फुलफिल नहीं हो रहा था, खत्म हो गया, चलेगी नौकरी, ठीक है। लेकिन ह्यूमन इंटरफेरेंस थोड़ा कम हो उसमें, कि साहब के नमस्ते नहीं की, साहब की सेवा टहल में थोड़ी सी कमी कर हो गई तो साहब ने उसका अक्षम कर्मचारियों वाली लिस्ट में नाम डाल दिया, बोले जाओ भाई इसको विदा करो। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए सार्वजनिक। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात कि ये प्रक्रिया हम छोटे कर्मचारियों तक ही क्यों रखें। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी से लेकर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक सबका मूल्यांकन होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं जो भी लोग सरकारी खजाने से तनख्वाह ले रहे हैं उन सबका मूल्यांकन करिए, और जो भी काम करने की स्थिति में नहीं है, मन से, शरीर से, बुद्धि से, विवेक से, उन सबको विदा करिए। और तीसरी बात, जितने लोगों को आप विदा करें इस लिस्टिंग के बाद, उतने पदों पर बिना देरी किए तत्काल पारदर्शिता के साथ नौजवानों की भर्ती होनी चाहिए ताकि वो पद भी खाली ना रहे और हमारे प्रदेश के नौजवानों को कुछ रोजगार भी मिल जाए। ये चीजें हो तो इस प्रक्रिया का स्वागत। कर्मचारियों के मन पटल पर तमाम आशंकाएं घिर रही हैं, उनको स्वाभाविक है, तमाम तरह की आशंकाएं हैं, और ऐसे में जब भी इस ढंग की कोई प्रक्रिया चलती है तो यकीन मानिए कि उस दौरान जितने समयावधि में ऐसी कोई प्रक्रिया चलती है, कार्य क्षमता और कार्य निष्पादन की गति दोनों बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। ये भी सरकार को ध्यान रखना होगा, क्योंकि कौन कब कहां लिस्ट में आ जाए इसका फियर कई बार विद्रूपताएं पैदा करता है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, उसी दिन फैसला हो जाएगा, सब कुछ
ब्लैक एंड व्हाइट में कि कितने लोग भ्रष्ट और अक्षम माने गए और इस नाते सरकारी सेवा से मुक्त कर दिए गए, अनिवार्य सेवा समाप्ति। ऐसा आदेश तो 80 के दशक से निकल रहा है समय समय पर, और योगी जी की सरकार में पहले भी निकला था, फिर ये दूसरा है मेरे ख्याल से। आपके एप्रीहेंशन क्या है, कर्मचारियों के एप्रीहेंशंस क्या हैं, वो किस बात को लेकर चिंतित हैं? मैं एक बेसिक बात जानता हूं कि बड़े हिंदी अखबार में छपवाओ मानक, ग्रुप ए बी सी डी स्तर का आदमी के लिए ये मानक है, इसके लिए ये, इसके लिए इसके लिए, ताकि सबके संज्ञान में रहे। व्यक्तियों का प्रेरोगेटिव न्यूनतम होना चाहिए, अधिकारियों का प्रेरोगेटिव एक। दूसरा मैं समझना चाह रहा था कि मान लीजिए कोई गड़बड़ घोटाले वाला आदमी है, ठीक, तो वो 50 साल तक कंटिन्यू करे, 25 साल में नौकरी में आया, 50 साल तक खेल करे, 25 साल तक तो खेल ही लेगा। उसके बाद इस चिट्ठी के दायरे में आए, तब एसीपी, पीसीपी, सीपीसी जो सब तिवारी जी बता रहे कौन कौन से कागज, वो देखे जाएं। मैं कह रहा हूं अगर आप इसको वार्षिक कार्यक्रम क्यों नहीं बना दें? आप आज भर्ती हुए, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सब कुछ लिपिबद्ध होना चाहिए, व्यक्ति को अधिकार कम से कम दिए जाए। शहर का, गांव का आदमी जब अखबार में पढ़ता है कि अब चिट्ठी निकली है कि भाई जो भी गड़बड़ घोटाले वाले लोग हैं उन सबको जबरिया बाहर कर दिया जाएगा, ठीक, फिर वो उस खबर के अंदर पढ़ता कि 1985 चिट्ठी चल रही है, ठीक, ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम 1985 से चल रहे हैं, तो वो सोचता है भाई हम तो जब जब कोई झंझट किसी ने कुछ कर दिया तो थाने गए तो बिना मिठाई के निपटे नहीं। तो 1985 से जो भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को निकालने का जो भागीरथ अनुष्ठान चल रहा है, तो ये फिर पैसा कहां से ट्रेवल कर रहा है सिस्टम में, ये नहीं आदमी सोचेगा। मैं एक अपनी सामान्य बुद्धि से एक छोटा सा व्यवहारिक उपाय बताऊं भ्रष्ट लोगों को पकड़ने का, जिसमें न्यूनतम मेहनत पड़ेगी, क्या, और 100% खराब भ्रष्ट निकलेगा, क्या, 99 वाला नहीं बताऊंगा उपाय। कोरोना किट है, घुमाया, उसमें डाला तो रिजल्ट सीधा आएगा साहब। नोएडा के कुछ सेक्टर, लंबी कहानी छोड़िए, देश दुनिया, पेरिस, हांगकांग, नोएडा कुछ सेक्टर और लखनऊ का एक खास इलाका जो मायावती जी के बाद से डेवलप हुआ समय से, क्या, वहां की कोठियों का आंतरिक मूल्यांकन करवा लीजिए और भैया तनख्वाह देख लीजिए कितनी मिली अब तक, पता लग जाएगा। तनख्वाह तो छुप नहीं सकती ना, वो तो स्टेट बैंक में, ट्रेजरी में आती है। झालर इंग्लैंड की, डाइनिंग टेबल न्यूजीलैंड से आई, ठीक, कुत्ता बिल्ली तक विदेशी पाले हैं। वो लोग किस लिस्ट में आते हैं उसके लिए जांच की जरूरत नहीं, आंख से जाके देख लो तो पता लग जाएगा। उनसे पूछ लो कि भैया तुम सीडीओ थे, कितनी तनख्वाह मिलती तुमको? तो इसका कोई होगा, बोले सांप की खाल का जूता पहन रहे हैं भैया, और गुची कौन कौन के झोला लिए बैग। इतनी तनख्वाह तो उत्तर प्रदेश में मिलती नहीं किसी को, जैन साहब, डीजीपी को भी नहीं मिलती, चीफ सेक्रेटरी को भी नहीं मिलती। फिर ये जो भैया लोग मौज ले रहे हैं, ये किस राजाज्ञा में कवर होते हैं? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है, जी। ये भी कवर होने चाहिए और इनके ऊपर इनकी कड़ी निगरानी होनी चाहिए। विजिलेंस डिपार्टमेंट इसीलिए बना है। नहीं, विजिलेंस वाले की भी मकान तो देखो ना भैया, उसके हाथ में जो 3 लाख की घड़ी वो कहां से आई? विजिलेंस का बाबू कितनी तनख्वाह पाता है? ये सारी बातें भारी भारी हैं, बृहद दंड, लघु दंड और कुछ उन्होंने अभी तिवारी जी ने और कठिन कठिन शब्द बोले थे। मैं तो बहुत सामान्य बात कहता हूं। आप नोएडा के किसी सेक्टर, हम लोग बाद में तय कर लेंगे जिस दिन ऐसा कोई सरकार मंशा बनाएगी, क्या
गाड़ी रोकी, 1000 मीटर के प्लॉट में कोठी बनी है। क्या काली सफारी पहने 20 लोग वॉकी टॉकी लिए घर के बाहर खड़े, भैया बंजर भूमि विकास में है, अवर सचिव और प्रमुख सचिव क्या क्या होते हैं। क्या तनख्वाह तो सबको मालूम है किसकी कितनी है? नहीं, ये कहां से बना इसका कोई उत्तर मुझे नहीं देता। ये तो सब बताते हैं कठिन कठिन शब्द, राजाज्ञा, शासनादेश, ये वो, दिस दैट, ब्ला ब्ला, लेकिन कोई ये सामान्य आदमी तो ये पूछ रहा है कि वो कहां भैया का फार्म हाउस कैसे बना, वो हमें कोई बताता नहीं। जूनियर इंजीनियर रहे लेकिन फार्म हाउस चीफ सेक्रेटरी टक्कर के बनाए हैं, वो किस धारा में कवर होंगे, उसके लिए कौन सी चिट्ठी निकलेगी, हम उस चिट्ठी को ढूंढ रहे हैं। जैन साहब, नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, ये होना चाहिए। इसके लिए प्रदेश बदनाम रहा है और मैं समझता हूँ इसके लिए बड़े कड़े मेजर्स लिए जाने चाहिए, चाहे वो 4th क्लास एम्प्लॉय हो, चाहे IAS IPS ऑफिसर हो, सबके लिए नियम बराबर होने चाहिए। और जो कोई जी जैन साहब, नोएडा अथॉरिटी, गाजियाबाद अथॉरिटी, लखनऊ अथॉरिटी है प्राधिकरण, ये टकसाल हैं क्या? सर्व लक्ष्मी सिद्ध योग है यहां, किसको नहीं मालूम? ये कोई नई बात बता रहा हूं मैं, किसको नहीं मालूम? आपको भी मालूम था जब आप पोस्ट पे थे, हरिशंकर तिवारी को भी मालूम है, OP सिंह को भी पहले भी मालूम था, पत्रकार थे तब भी, और आज भी मालूम है। किसको नहीं मालूम? हरिकिशोर तिवारी, मैं ये समझना ये चाह रहा हूं, आप भी नेता हैं समाज इसके, वो आदमी मैं ढूंढ रहा हूं जो महासंघ चलाए, या DGP हो या चीफ सेक्रेटरी हो, जो अपने मातहत के यहां जाए या उसका मातहत उसके घर आए मिठाई लेके, तो वो उसके हाथ की घड़ी देखकर उससे पूछ पाए कि भैया ये कहां से लाए तुम, ये तो तुम्हारी तनख्वाह की नहीं लग रही ना, हैसियत ही नहीं तुम्हारी, तो ये चिट्ठी पिट्ठी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा एक पत्रकार का तजुर्बा ये कहता, हालांकि मैं कभी लोकल बीट कवर करने का अवसर मुझे नहीं मिला, क्राइम अवसर नहीं मिला, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से जितना देखा उसके आधार पर कह सकता हूं, हर थाने में उत्तर प्रदेश पुलिस का एक कर्मचारी, वो इंस्पेक्टर, दरोगा हो, दरोगा छोटा हो, सिपाही हो, दीवान हो, मुंशी हो, मुहर्रिर हो, कोई हो, एक आदमी इंतजामिया होता है। चाय बिस्कुट, कोई आदमी आ गया, नेता आ गया, तो उसके लिए ठंडा, कोको कोला वगैरह मंगाना, किसी के यहाँ सिलेंडर पहुंचाना, किसी के यहाँ गुलदस्ता पहुंचाना, और जो तमाम खर्चे पानी सब, तो वही इकट्ठा करता, वही फिर डिस्पर्स वहीं से होता है। हर थाने में ऐसी व्यवस्था है। इसकी आलोक जी, इसके लिए ACP, PCP, CPC करने की जरूरत है क्या? किस थाने में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि नेताजी ने फोन किया, अरे भाई सुनो 2 सिलेंडर भेजो, बोले भेजा साहब, तो सिलेंडर कहां से आएंगे? थाने में तो सिलेंडर पैदा होता नहीं। तो एक इंतजामिया रहता है। जैसे सत्यनारायण कथा के बाद पंडित जी कहते हैं कि हाथ ऊपर करो, कर लिए, बोले बोलो प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। सब बोलने के बाद अपने अपने धंधे में लग जाते हैं। इस बात उतनी अच्छी है, कल्याण सिंह जी के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए गंगा में सब नहा रहे हैं नाक बंद करके। OP सिंह मान लीजिए आए बाराबंकी, और ये हैं भाजपा के बड़े नेता या मंत्री मान लीजिए। जैन साहब, बड़े प्रैक्टिकल बात कहता हूं, मैं तो किताबों वाली बात ही नहीं जानता, किताबें पढ़ी नहीं, मैं जिंदगी देखी। तो जिले भर के, अगर बहुत बड़े नेता नहीं तो भी जिले भर के तो सारे थानेदार, SCO, जितना एडिशनल जितने हैं चिंटू पिंटू, सब बढ़िया कपड़ा वर्दी डबल कलफ लगा के और गुलदस्ता लेके आएंगे मिल नमस्ते करने। ठीक, मैंने एक बार एक IPS से पूछा, मैंने गुलदस्ता कोई फंड होता है? अरे बोले भाई साहब आप मरवाओगे क्या? फिर मैंने पूछा गुलदस्ता न्यूनतम कितने का है? बोले गेंदा के फूल का भी बनवाओगे तो 500 से कम का कहीं नहीं। हालांकि जो दिए जाते हैं नेताओं को वो 1,500-2 हजार वाले से कम का दोगे तो और नुकसान हो जाएगा। तो वो पैसा कहां से आता है? ये बात मैं हरकिशोर तिवारी से भी पूछ रहा हूं और इनसे भी। अभी सिंचाई मंत्री और PWD मंत्री आ जाए तो जितना इंजीनियर है चीफ से लेके और जूनियर तक, कौन गुलदस्ता लेके नहीं जाएगा तिवारी जी?
अपना मकान बेचेगा, बीवी का मंगलसूत्र बेच के गुलदस्ता देगा तो एक ही बार नहीं दे पाएगा। कभी सोचिए नहीं आप लोगों ने पैसा कहां से आता है? नाश्ते की भी 20 प्लेटें अगर लगी क्या, तो किसी ने तो जेब से पैसा दिया, और जिसने दिया वो दधीच तो है नहीं कि नेताजी के लिए अस्थि दान करने आया है। कोई क्यों लगाएगा आपके लिए भुने हुए काजू, क्यों लाएगा? और ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है जो हम सब जानते हैं कि भाई गाड़ी भेज देना, ये तो बहुत नॉर्मल कर्टसी है। गाड़ी भी आजकल 2000 रुपया 3000 रुपया से क्या कम की है? ऑल्टो तो भेजोगे नहीं, लंबे तरीके नहीं, कमेटी पे ऊपर कमेटी, फिर प्रत्यावेदन, फिर कौन कौन से एसीपी पीसीपी रिपोर्ट, शासनादेश, फलाना देश आदेश, फलाना देश, मार बवाल, साला बवाल ही बवाल हो जाता है। मैं सरल चीजें बताता हूं, नब्ज देखो दवा दो। जैन साहब के उपयोग की भी है और हरकिशोर तिवारी के उपयोग की भी है और ओपी सिंह यानी शासन के उपयोग की भी है। जिसके यहां से शादी का कार्ड आए उसके यहां जाइए तो आंख खुली रखिए, ये देख लीजिए कि भैया की तनख्वाह कितनी है और शादी की व्यवस्था कैसी है। उसके लिए कुछ सीबीआई लगाएंगे क्या? अगर जूनियर इंजीनियर भी मूंछों में चमेली का तेल लगा के 5 स्टार में बिटिया भी आ रहा है और लड़के का रिसेप्शन कर रहा है तिवारी जी, तो एसीपी पीसीपी क्या करेगी? व्यक्तिगत छवि अच्छी होना बड़ा पुण्य की बात है, संतोष की बात है, गर्व की बात है, ठीक बात है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं होता। ब्यूरोक्रेसी में यानी तंत्र में एक धारणा बन गई कि भाई एक जैन साहब भले आदमी, वो नहीं लेते, लेकिन हम ना ले ऐसी रोक थोड़ी ना है। मुश्किल यहां पर है। मैं हमेशा कहता हूं डीजीपी से बहुत फर्क नहीं पड़ता, चौकी इंचार्ज क्या कह रहा है उसको समझो। आलोक जी, मैंने बहुत सारे ऐसे भी देखे, भांति भांति कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, ऐसे लोग भी देखे जो ऐसा लगता है कि गंगा जल और तुलसी पत्ता हाथ में लेकर सरकारी नौकरी ज्वाइन किए कि ईश्वर की शपथ खाता हूं जो करूंगा बिना पैसे के नहीं करूंगा। क्या आप मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो बाइडेन से सिफारिश करा दो क्या? यस, ऐसा घोरमाठा कर देंगे 7 पीढ़ी याद रखे क्या? जी, बीड़ी भी मांग के पी रहे, लेकिन भैया की कलम इतनी पक्की है क्या? एक और मासूम सवाल है, आपका तजुर्बा बहुत है, आपने तो पूरा प्रदेश देखा है, भांति भांति के लोग देखे। पीडब्ल्यूडी, मैं किसी की अवमानना नहीं कर रहा, सहज बुद्धि सवाल आ गया तो पूछ रहा हूं बिना किसी इंटेंशन के। पीडब्ल्यूडी, ये सिंचाई विभाग, फिर भगवान का नाम लेके आबकारी, फिर परमात्मा का नाम लेके खनन, स्वास्थ्य विभाग, फिर स्वास्थ्य और फिर बिजली। अब बिजली का मुझे आज का नहीं पता, पहले तो मतलब जब मीटर में ही रीडिंग फीडिंग का वही काम ऐसा था, गंगा थी, चाहे लोटा भरो चाहे बाल्टी है। ठीक, ये 6 विभाग में अगर लड़का चपरासी भी हो तो लोगों का चेहरा दमकने क्यों लगता है? इनमें क्या कुछ ऐसा कोई लोक सेवा करने का ऐसा कोई काम मिलता है कि सब गांव भर में जय हो जाती है? बोले भैया पीडब्ल्यूडी में है चपरासी, छोटा समझ रहे हो? जब मैं पढ़ता था एमकॉम बीकॉम में, उस समय का उत्तर प्रदेश ऐसा था जैन साहब कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पेशकार नख से शिख तक भ्रष्ट थे वो। ठीक, नया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आया, इनके आलोक की उम्र का समझ लीजिए, उसने कहा भाई मैं आऊंगा तुम्हारे यहां का चाय पे, तो बगल के गरीब ब्राह्मण के यहां उन्होंने अपना कीमती सामान रखवाया, गरीब ब्राह्मण का विपन्न सामान अपने घर लगवाया। क्या बोले वो बड़ा तेज है, वो सब निगाह से भांप लेंगे और सबसे पहले इसी पर नाप देंगे हमको। ये भय था, ये लोकलाज था,
आज इंस्पेक्टर भी डीजीपी को बुलाएगा तो हॉलैंड का गिलास हटाएगा नहीं और सामने रख देगा आंखों के ठीक, कि डीजीपी भी सोचेगा देख क्या चेला पाला है, वाह क्या। और हीरे की अंगूठी 3 बार ऐसे घुमाएगा अगर निगाह ना जाए, क्या, ताकि पता लगे कि भैया हैं। जैन साहब, ये अंतर आ गया भारत में, जो वो कह रहे थे ना ओपी सिंह, उस पर मुझे याद आ गया। मेरी पीड़ा ये है, भ्रष्टाचार नहीं था कभी, ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन लोकलाज था। हरकिशोर तिवारी जब नौकरी कर रहे होंगे या आप जब सर्विस में हो रहे होंगे तो बड़े बड़े भ्रष्टों को मैंने, वो अपनी ऑफिस जाने के लिए एक कपड़ा फटा पुराना गुंजला पुंजला अलग रखते थे, क्या, बाकी दिन भर मौज लेते थे, लेकिन जब दफ्तर जाते थे तो गई गुजरी हालत में जाते थे। अब तो ये नहीं है। जिनके बच्चे महंगी गाड़ियों पे चलते थे, मैंने उनको स्कूटर पे जाते देखा विभाग में। बोले भाई साहब गाड़ी से थोड़ी जाएंगे, अब वो शर्म खत्म हो गई। जीएम की बगल में जूनियर इंजीनियर मर्सिडीज लगा रहा है, क्या, जीएम उसको भी नमस्ते कर रहा, करा गुरु हमको भी कभी बताओ कोई ऐसे खेल, तुम्हारी प्रतिभा से मैं प्रसन्न हुआ। जैन साहब, क्या ये सच नहीं है कि केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी आपके विभाग के पुराने खांटी दरोगाओं से शिष्यवत शिक्षा ग्रहण करते हैं? क्या सच नहीं है? क्या आके जिले में आके पूछते नहीं यहां क्या चलता है, पहले वाले क्या करते थे, कौन कौन है जो दिवाली पे आते हैं, जरा बताओ। क्या ये नहीं पूछा जाता? पूछा जाता है। तो सौनक ऋषि की भांति या व्यास जी की भांति ओपी सिंह जी वो दरोगा कप्तान को ज्ञान बोध देता है, क्या, कि हे वत्स, तुमने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुनो। क्या सच नहीं है? ये आदेश क्या करेंगे? मैं योगी जी की पीड़ा समझता हूं, हमारी उनकी छटपटाहट एक है, लेकिन न मैं कुछ कर सकता हूं और बहुत अदब से कहूंगा बहुत कुछ मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकते। टूल कौन है? टूल तो वही लोग हैं जो उसमें लिप्त हैं। जिसको निरीक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपोगे वो 2 फार्म हाउस और बनवा लेगा, तब क्या करेगा? योगी जी क्या करें? ये प्रश्न है। और एक बात ओपी सिंह जी ने कही थी कि देश के नौजवानों ने कहा 10 में से 9 ने भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। उनकी बात अच्छी है, सैद्धांतिक तौर पर होना भी चाहिए, सब अच्छा है। लेकिन अभी जो झारखंड में बच्ची पकड़ी गई आईएएस, जैन साहब, वो बच्ची ही है ना हम लोगों के लिए। 100 करोड़ से ज्यादा की नगद रिश्वत, नगद कैश। उनको किस बात की जल्दी है? मैं सबसे ज्यादा दुखी इस बात से हूं जब मैं देखता हूं कोई आईएएस कोई आईपीएस 30-35 साल की उम्र में 100, 200, 500 करोड़ के खेल में अंदर हो रहा है। ओपी सिंह जी की बात पर कैसे भरोसा कर लूं मैं? इसका मतलब बोला कुछ गया और किया कुछ जा रहा है। जिनकी नौकरी के पहले भ्रष्टाचार का ये भी एक उसमें था, जब हरकिशोर जी जवान हो रहे होंगे उस दौर में, कि भाई अभी तो नौकरी पड़ी है, आखिरी के 2-4 साल में काट लेना माल। अब तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से आदमी पूछता है खेल किधर है बताओ। बिना नहर साफ कराए नहर साफ कराने का एस्टिमेट कैसे बनेगा ये बताओ। तिवारी जी, होता है ना सिंचाई में? नहीं, सब जगह हाँ, हमारे एक पहले से फंस गए थे वो इसी में, क्या? हाँ, बिल्कुल। उसकी खुदाई नहीं करे। और जैसा मैं तो एक बार मुख्यमंत्री जी से भी यही कहा था और इनसे ने अखिलेश जी से भी यही कहा, बाकी जितने मिले कल्याण सिंह जी सबसे यही मैं तो इसी बात बोलता हूं।
आखिरी बात छोड़ के जाता हूं, ओपी सिंह जी इस पर जरूर सोचेगा। बाकी सब में तो चलो कुछ दिमाग भी लगाना पड़े। बरसात से पहले कई हजार करोड़ रुपया जारी होता है लखनऊ से, ओपी सिंह जी, गाद हटाने के लिए, ताकि कहीं वाटर लॉगिंग नहीं हो। क्या इसी को चेक कर लो, रुपया कहां गया जाता है। जब नाली में भी नहीं छोड़ा तो किसमें छोड़ेंगे? गलत कहें तो मुकदमा कर दो भैया। बहुत तत्पर होंगे लोग तो वो निकाल के वहीं रख देंगे ऊपर। ओपी सिंह जी, अगर शाम को पानी बरसा वो वापस चला गया क्या, और बजट पास हो गया। बोले भाई 100 करोड़ रुपया में, 1200 करोड़ रुपया में, 1000 करोड़ रुपया में जिले भर का सब नाला नाली साफ हो गए। और पहली बरसात में जिला बन जाता है तरणताल। क्या कभी हमने ये सोचने की कोशिश की? मैंने एक बार कहा था एक प्रदेश चलाने वाले सज्जन से, पुरानी बात है, मैंने कहा था आप चीजों को उलझाइए नहीं, अगर करना चाहते हैं तो फिर मैं आपको भी एक बात बता के जाता हूं। मैंने बरसात में जहां जहां वाटर लॉगिंग हो जाए वहां के नगर पालिका के, स्थानीय व्यवस्थाओं के, कलेक्टर और जितने भी विभाग उससे जुड़ते हैं उन सबके अधिकारियों को दंडित कर दीजिए। नहीं हुआ। और यही नहीं जैन साहब, मुंबई हर बरसात में डूबती है। मुंबई के एक अधिकारी रहे, अब तो रिटायर हो गए, उनसे मैंने कहा कि हर बरसात में डूब रही, हर बरसात में ऐसा आप लोगों को स्थायी कुछ नहीं करते। बोले यार कैसी गलत सलाह दे रहे हो, मैं स्थायी कुछ कर देता तो अपने आने वाले जो लोग हैं वो ड्राई उसमें नहीं मर जाते सूखे में। बोले आने वाली नस्लें भी तरल में रहें, ये भी तो देखना है। मसला ये है, एक तिवारी जी के विभाग के एक सज्जन ने मुझसे कहा, सच झूठ मैं नहीं जानता, मजाक भी हो सकता है और गंभीर भी हो सकता है जन साहब, मैंने कहा कि अगर दुनिया में ऐसी सड़कें भी बनती हैं कई देशों में जो 25-25 साल चलती हैं, हरकिशोर जी आज आपको बता रहा हूं, तो उनने मुझसे कहा, बड़े अधिकारी रहे उत्तर प्रदेश के, अब तो रिटायर हो गए, उन्होंने कहा कि भाई साहब अगर ऐसी सलाह दे देता मैं अपने टेन्योर में तो मेरी सुपारी दे दी जाती, 24 घंटा सरवाइव करना मुश्किल हो जाता। कि ऐसी सड़क बनाना चाहता है, इतना जघन्य पाप जो 25 साल चले, यानी जो आज ज्वाइन कर रहा है वो रिटायर हो जाए, मरम्मत तक का पुण्य कार्य ना मिले उसको। तिवारी जी जी गलत तो नहीं कहा ना उन्होंने? अरे ठीक कहा। बोले मेरी प्राण रक्षा नहीं हो पाएगी ना, इसलिए सड़क ऐसी ही बनने दो जो बने और टूटे और टूटे और बने। कितना दार्शनिक अंदाज है। आदि शंकर ने लिखा था कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वही भाव ब्यूरोक्रेसी ने ले लिया, बनेगी तो टूटेगी, टूटेगी तो बनेगी। ऐसा कौन बनाना चाहता है जो नहीं टूटे? मसला यहां है। इसलिए मैं कहता हूं मिनिमम, ओपी सिंह जी, मिनिमम हस्तक्षेप व्यक्ति का होना चाहिए इस प्रक्रिया में, जो मानक हो, सार्वजनिक हो, देश प्रदेश भर जाने, जो रिक्तियां हो उन पर नई भर्तियां हो, नौजवानों को रोजगार मिले, और ये प्रक्रिया चपरासी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक एक ही भाव में हो, ताकि समानता का सिद्धांत लोकतंत्र में स्थापित हो।